बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में 10,000 केसेस का इजाफा हो चुका है। 80,000 के करीब इस वक्त केसेस हो गए हैं। 1700 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं। एवरेज पिछले कुछ दिनों से 70 से 80 अफराद जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इंतहाई सीरियस सिचुएशन है। हुकूमत भी भरपूर कोशिश कर रही है और अपने अपने लेवल पे जो भी SOPs हैं उस पर अमल करने का कहा जा रहा है। बार बार TV पे, रेडियो पे, हर जगह एक ही चीज़ का प्रचार है कि अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं। लेकिन किसी न किसी वजह से हमारे कुछ ऐसे कल्चरल इश्यूज़ हैं कि हम शायद उन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर सके। ख़ास तौर पर ईद की छुट्टियों में, रमज़ान के दौरान SOPs फॉलो नहीं की गई, जिसका रिज़ल्ट अब आ रहा है और कहा जा रहा है कि जून में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो जाएंगे। तो फिर हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के लिए इस कोरोना से बचने के लिए, ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आफत है जो इस वक्त नज़र आ रही है और ये कब तक होगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत मुतासर हो रही है बल्कि इससे आपका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। इससे आपका ज़हनी और समाजी मसाइल और साइकोलॉजिकल जो मसाइल हैं इससे जन्म लेने का ख़तरा है। ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को कल सारा दिन लाहौर की पुलिस और नैब ढूंढती रही कि शहबाज शरीफ साहब किसी के काबू में नहीं आए। आज वो काली गाड़ी में घर से निकले, सफ़ेद गाड़ी में कोर्ट पहुँचे, सफ़ेद गाड़ी में कोर्ट से निकले, फिर वो काली गाड़ी में घर पहुँचे। तो नैब जो है वो किस किस्म के मुकदमात की तफ्तीश कर रहा है और क्या जो इस वक्त करप्शन के मामलात हैं क्या वो इतने गंभीर हैं। अगर हैं तो अभी तक कोई ऐसा खातिर खा किसी भी लीडर का कोई नतीजा नहीं आया जिससे कि पता चले कि उनकी कितनी करप्शन थी और उसको कैसे साबित किया गया। एक कोरोना के मामलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ने की वजह से लोग भी जो हैं अब चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉलिड हुकूमत की तरफ से पैकेज आए। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस मामले में बहुत मुस्तरब है, क्योंकि वही एक कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करती है। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को किस किस्म के मसाइल हैं और इस सिचुएशन में बिज़नेसमैन और हुकूमत कैसे मिल के एक पेज पे आ सकते हैं और किस तरह इस आफत से निकल सकते हैं, किस तरह इस मुल्क की मैशत का पहिया जो है इसको चला सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट SME सेक्टर है, जो छोटा तबका है, छोटा दुकानदार है, जिसका दारोमदारी रोज़ के इनकम पे है और वो जिस किस्म के मामलात का शिकार है उसकी रियलिटी और जो उसके बारे में बताया जाता है बिल्कुल फ़र्क है। लोग इंतहा से ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। दुकानों के किराए नहीं दे सकते, मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आमदनी से ज़ायद असातिज़ात के केस में नैब एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब की तलाश में कल निकली और कल सब जगह जाती उम्रा भी, मॉडल टाउन भी और शौकत भट्ट साहब के डेरे पर भी, पूरे लाहौर शहर में नैब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ढूंढती रही। लेकिन नैब और लाहौर की पुलिस शहबाज शरीफ साहब को तलाश नहीं कर सकी। और फिर आज सुबह शहबाज शरीफ साहब एक काली गाड़ी में घर से निकले और सफ़ेद गाड़ी में कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उनकी जो अपील थी समाअत के लिए मंजूर हुई और वहाँ पे बेल बिफोर अरेस्ट की प्रोसीडिंग हुई। उनको 17 जून तक बेल मिल गई। अब इस मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है कि जो नैब है वो मुसलसल नून लीग के लीडरों के ताक़ुब में है, पीपल्स पार्टी के लीडरों के ताक़ुब में है। हुकूमती जो वज़रा हैं या हुकूमती लीडर्स हैं उनके बारे में बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खातिर जो है ना कदम नहीं उठाया गया जिससे ये मालूम हो सके कि नैब अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है और मुल्क की सियासत इस कोरोना के खौफनाक दौर में किधर जा रही है, उस पर बात करने के लिए नून लीग के लीडर जनाब सदीकुल फारूक साहब हमारे टेलीफोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिद्दीकी सर, कल सारा लाहौर शहबाज शरीफ साहब की तलाश करता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब किसी के हाथ नहीं आए और आज एक सुलेमानी टोपी पहनने की तरह वो अदालत में मौजूद थे और अदालत ने उनकी ज़मानत भी कबूल कर ली। इससे पहले भी उन्होंने नैब का बहुत सामना किया। 5-6 महीने पहले भी नैब उनसे इन्वेस्टिगेशन करती रही, वो नैब की हिरासत में भी रहे, उसके बाद फिर उनकी बेल होगी। तो अब ये ऐसा कौन सा मामला है कि जो केस पे केस, पहले भी असातिज़ात का केस था, अब भी असातिज़ात का केस है, पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे, अब भी वही मामला हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और नैब की जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है या इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही है, या फिर ये एक ही जुर्म की बार बार जो है तफ्तीश क्यों हो रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम हो चुका होगा कि जो नैब ने अरेस्ट वारंट दिखाए हैं जी उन पे 28 मई के दस्तखत हैं। जी इसका मतलब ये है कि बुलाया उन्होंने किस तारीख को, यानी जो गुजर गई है 2 तारीख, जी और अरेस्ट वारंट 28 मई के। जी तो ये पहली तो ये बदनीयती। जी दूसरी, इसमें जैसा कि आपने खुद कहा कि मालम जब्बा और पेशावर मेट्रो जो बीआरटी है जी उसके बारे में चेयरमैन नैब ने 2 महीने से ज्यादा पहले एक बैनुल-अक़वामी एंटी करप्शन सेमिनार जिसकी सदारत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने की, जी वहां खिताब करते हुए ये कहा कि अब हवाएं दूसरी तरफ भी चलेंगी जी और मालम जब्बा और पेशावर मेट्रो के 2 रेफरेंस तैयार हैं। जी बिल्कुल। वो कहाँ गए जी। रेफरेंस अगर तैयार हैं तो? अच्छा, फिर खुद इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में जी मतलूब भी हैं और मुलजिम भी हैं। जी तो वो जो कहते थे कि मुझसे और मेरे काबीना के मेंबरों से शुरू करो जी एहतसाब, जी वो कहाँ है? अभी गुलाम सरवर साहब ने भी ये बात की है कि पूरी काबीना का ऐसे डिक्लेयर होना चाहिए, पूरी काबीना का एहतसाब होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। जी ठीक है, लेकिन ये बातें तो खूबसूरत करने से कुछ नहीं होता ना जी। जी ये जो इमरान खान 24 साल से एहतसाब एहतसाब एहतसाब, जी मुझसे शुरू करो और किसी को नहीं छोड़ेंगे, जी तो भाई पहले अपने आप को पेश करो ना। अगर आप रियासत मदीना की बात करते हो जी तो अल्लाह के रसूल ने जिन पर वही नाजिल होती थी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। जी खुलफाए राशिदीन ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया काजी की अदालत में। जी और इमरान खान पर 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा चल रहा है, वो केस चल रहा है, जी और मौसूफ जो है वो तारीख पे तारीख लेते जाते हैं। जी जो जहां इन पर मुकदमा बनता है वहां जाके कोर्ट से वकील के जरिए जनाब अली वो इस्तिस्ना ले लेते हैं। जी तो कौन सा इनके तो कौलो फेल में इतना तजाद है जी कि ये रियासत मदीना का नाम लेते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए जी और अपने 24 साल के बयानात को सामने रखें, उसे शीशा बनाएं, उसमें अपनी शक्ल देखें। जी और जहां तक चेयरमैन नैब की मामला है, भाई उनकी तो वीडियो सारी दुनिया ने देखी है। जी अब वो क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने कहा कि ये हवाएं चलेंगी दूसरी तरफ भी, फिर जी। कहने लगे वो मैंने बयान मजबूरी में दे दिया था। जी। भाई अगर आप मजबूर हैं तो आप इस्तीफा दें, घर जाएं। जी लेकिन सर अभी देखिए कि अगर हम आते हैं कि एसेट्स जो हैं वो बियॉन्ड इनकम की बात हुई, यानी कि जो असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा है। अब ये एक 50 साल 60 साल का पुराना बिजनेस है, लेगेसी चलती आ रही है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। तमाम जो भी करप्ट लोग हैं, जिन्होंने भी कोई करप्शन किया, उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक पिछले सालों की सूरत हाल है, चाहे वो किसी के ऊपर भी नैब ने जो इक़दाम उठाया है, पॉलिटिशियन का जहाँ तक तल्लक है, किसी के बारे में कंक्रीट एविडेंस अभी तक नहीं आ सकी। मतलब शहबाज शरीफ साहब के केस में इनको पहले भी अरेस्ट किया, सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उसके बाद फिर दोबारा ये अरेस्ट करने की, जैसे आपने कहा कि 28 तारीख के साइन थे अरेस्ट वारंट पे, लेकिन उनको कल बुलाया गया। ज़ाहिर को कल इसीलिए बुलाया गया था कि उनको अरेस्ट करना था, और उनको भी इस बात का पता था, इसलिए वो भी रोबोश हो गए। और दूसरे दिन, यानी कि वो तो आपको पता ना, एक काउंटर जो प्लानिंग होती है वो तो की जाती है। तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा अरसा माशाल्लाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, 10 साल और के, उनके भी ज़ाहिर रिलेशनशिप है, इंफॉर्मेशन उनको भी मिली होगी, तो जो आज वो अदालत में पेश हुए। तो लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ये कोई नया जुर्म है या ये उसी जुर्म की कंटिन्यूटी है जिसे दोबारा बुला रहे हैं? देखिए, पहले 2 बातें हैं। एक तो हमजा शहबाज को 13 माह जेल में हो गए हैं जी, कोई मुकदमा, कोई रेफरेंस नहीं है जी, शाह खाकान पर कोई रेफरेंस नहीं है। जी, इसी तरह से हमारे एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई रेफरेंस नहीं, और वो भी 7-8 महीने जेल काट गए। जी, राना सनाउल्लाह क्या हुआ आपने देखा? हाँ जी, वो भी काफी अर्सा जेल में रहे हैं। कहाँ है रेफरेंस? जी, सब झूठ है। और दूसरी बात जो आपने की थी जी कि 50-60 साल का कारोबार नहीं, जी, ये कारोबार 1936 का है, जी, 84 साल हो गए हैं। जी, और इस खानदान के पास 1962 में, जी, जब ना वो हुकूमत में थे ना कोई सियासत में थे, जी, उस वक्त इनके 7 कारखाने थे। जी, और इत्तेफाक फाउंड्री मुल्क का सबसे बड़ा कारखाना था, जी, और उसमें रोड रोलर और शुगर मिलें और मतलब है पीटर और ये सारे बन रहे थे। जी, तो उस खानदान को जी, जिसके 1962 में, जी, यानी आज से 58 साल पहले, जी, 7 कारखाने हों, जो मुल्क का सबसे बड़ा कारखानेदार
अपना खानदान हो, जी उसकी करप्शन या जी इनकी जो हमशीरा है जी जिसने सिलाई मशीन से 62 अरब रुपए जी की जायदाद यूएई में बनाई और अभी 2017 में जो है वो काला धन सफेद कर लिया, जी और खुद इमरान ने 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौर में अपना काला धन सफेद कर लिया, तो करप्ट ये हैं या वो हैं? देखिए ये तो चले हुकूमत की कोई स्कीमें होती हैं उसके तहत आप अपनी मनी को वाइड भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इतने अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नून लीग ने किए, नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने किए, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई सोल्यूशन नहीं निकला, किसी को सजा नहीं हुई, कोई है ना। तो ये जो ब्लेम गेम इतनी अरसे से चल रही है, आप भी सियासतदान इस मुल्क के लीडर हैं, इस हमारी आपसे तवक्कुआत हैं, हम ये आपसे सुनना चाह रहे हैं कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, इस मुल्क में कानून साजी कब होगी, इस मुल्क में अमन कब होगा, इसमें बाकी मामला को कैसे हम देखेंगे, जबकि रोज हम टीवी चैनलों पर यही देख रहे हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, आज खाकान अब्बासी साहब हैं, आज मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, आज जरदारी साहब हैं, तो ये नेवर एंडिंग स्टोरीज कब खत्म होंगी? देखिए कानून आपके पास सामने है जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने हैं, हाई कोर्ट्स के फैसले, चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान के नैब के बारे में रिमार्क सामने हैं जी। और फिर आपको याद होगा कि आज से 4 महीने पहले जो वजीर कानून अभी कल जिन्होंने इस्तीफा दिया है, 2 दफा इस्तीफा दिया उन्होंने ये कहा था जी कि हम जो है नैब का जो मिस यूज नैब करती है अपने कानून को जी, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो ऑर्डिनेंस भी तो बनाया ना सर, ऑर्डिनेंस भी पेश हुआ था। ऑर्डिनेंस इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जी, कि जब आप मौका आ गया कि शायद ये भी पकड़े जाएं, जी, दबाव बहुत बढ़ रहा था, तो रातों रात ऑर्डिनेंस को हमसे तो नहीं पूछा, जी, रातों रात ऑर्डिनेंस भी ले आए। जी, इसलिए ये बदनीयत लोग हैं, जी, ये खुद करप्ट जी। हैं। अभी चीनी और गंदम का मामला आपने देख लिया। जी बिल्कुल सर, मैंने आपसे बात करनी है, चीनी भी हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं सिर्फ ये मामला आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि क्या ये कोई आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि कोई जुर्म भी साबित नहीं होता, नैब भी पकड़ लेती है, लोग भी देख रहे होते हैं, मीडिया भी देख रहा होता है, लेकिन एंड पे जमानत हो जाती है? मुझे ये बताइए कि अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? जी, यानी ये कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एक आदमी जिसे काम नहीं आता, जी, जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आया और जो कुछ कर रहा है और मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, इसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? जी, रह गई बात जमानत की, तो ये इस केस की कोई नौयत ही नहीं है। खुदा करे कि अदालतें जो हैं वो इसी तरह से हकायक की बुनियाद पर जी बिल्कुल देखें और जमानतें बनती हैं तो जमानतें जरूर दें। जी। अब शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि कानून का सामना करें। अच्छा, कानून का सामना तो जब जो भी अपोजिशन है वो रेगुलर करती आ रही है, लेकिन जो कानून साजी है वो नहीं हो रही, तो उस तरफ आप क्या समझते हैं कि 2 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, इन 2 सालों में एज ले मैन देख लेंगे या आवाम की नजर से देखें तो कोई किसी भी महाज में कोई काबिल जिक्र जो है ना प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही? मैं क्या कहूं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है जी, और क्योंकि नैब को मिस यूज किया जा रहा है जी, और कौन कौन नैब को मिस यूज कर रहा है, जिसके पास ताकत है जाहिर है वही मिस यूज कर सकता है। और नैब के जो लोग मतलब है जिनके किरदार 2 नंबर के हैं, जिनकी वीडियोस बनी हुई हैं, वो मिस यूज हो रहे हैं, जी, तो ये तो इस मुल्क के निजाम को तबाह करना और इस मुल्क को बर्बाद करना। ये तो सर सैफुर रहमान साहब से इसकी बुनियाद पड़ी ना, वहां से इब्तिदा हुई ना। देखें ये तो सब पुरानी चीजें चलती आ रही हैं। देखें सैफुर रहमान साहब का किरदार अगर नेगेटिव था तो हम कब कह रहे हैं कि वो अच्छा था, लेकिन जी, आप 1999 और 2000 के बाद ARD जब बनी है, ARD के बाद मिसाक जमहूरियत जब साइन हुआ, मिसाक जमहूरियत आगे बढ़ा, लेकिन बेनजीर साहिबा को शहीद करवा दिया गया जी। अब उसके बाद मामलात उस नहज पर नहीं रहे, क्योंकि एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की सूरत में एक बहुत सीजन लीडर तो मौजूद है जी, लेकिन दूसरी तरफ बेनजीर साहिबा के कद काट का सीजन लीडर वो दुनिया से चला गया। जी बिल्कुल। अब वो पार्टियां महसूस कर रही हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल, एक दूसरे का दुश्मनी, आप मिसाल के तौर पर जी, इस वक्त इमरान खान एंड कंपनी से जो कुछ करवाया जा रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, जी, तो हमारे लोगों में बड़ा गम गुस्सा है। वो कहते हैं कि अगर खुदा ने मौका दिया तो इनको नहीं छोड़ना। जी अब बिल्कुल। कुछ हम जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, इंतकाम की सियासत की बात है ना, माफी होनी चाहिए, सारे लोग इकट्ठे हों, बिल्कुल, मुल्क को आगे लेके चले। जी बिल्कुल।
नाज़रीन, जहाँ कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम आया है और पाकिस्तान में भी इस वक्त 4000 केसेस एवरेज डेली आना शुरू हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान 6ठे नंबर पर दुनिया में इस वबा के हवाले से 6ठे नंबर पर आ गया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल हालात में नज़र देखें तो अमेरिका में इस वक्त इंतहाई बुरी सिचुएशन है। एक तो वह कोविड-19 की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा के शिकार हो चुके हैं। वहाँ फ्रस्ट्रेशन का भी आलम है कि एक ब्लैक शख्स के सफ़ेद फार्म जो सिपाही हैं उनके हाथों जो कत्ल हुआ है, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में हंगामे फूट रहे हैं और काफ़ी स्टेट्स में कर्फ्यू लग गया है। तो क्या हम देखें कि क्या इस वक्त ये जो लोग हैं सारे इस वबा की वजह से जहाँ एक बीमारी का शिकार थे, जहाँ एक मौशत की तबाही का शिकार थे, माशी तौर पर उनको परेशानी थी, क्या वो नफसियाती तौर पर परेशान हो गए हैं? और नफसियाती तौर पर परेशान होने के बाद एक वाक़े के ऊपर क्या वो इतने वायलेंस में चले गए हैं कि पूरे मुल्क में जो है हालात जो है वो इतने ख़राब हो गए हैं। तो ये इस साइकोलॉजी के ऊपर, इस कोविड के ट्रेंड के ऊपर और आने वाले हालात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ तजज़ियाकार धनक हाशमी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि ये कोविड की वजह से दुनिया जो है ना, पहले तो जो तिब्बी मामलात का शिकार थी, इलाज ढूंढ रही थी, उसके बाद फिर जब कारोबार तबाह होना शुरू हुए तो माशी हालात का शिकार होगी, जब माशत ख़राब हुई तो डिप्रेशन में चली गई, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया। जब साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिससे जो ट्रिगर होता है तो आप वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो हालात आप देख रही हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में जब शुरू हो गए हैं, आप समझते हैं कि ये इसके पीछे यही कोई फ्रस्ट्रेशन है? जी नईम साहब, बिल्कुल देखने में तो यही आ रहा है कि पहले लोग जो थे वो लॉकडाउन से को भी खत्म करना चाह रहे थे, बिकॉज हम लोग जो हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, वो घर बैठ नहीं सकता और जितना कारोबार भी इस वजह से मुतासिर हो रहा था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। उसके बाद फिर अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें या अगर हम ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर सियाफाम लोगों के साथ ज्यादती करना, उनके तलब करना हमेशा से होती है, लेकिन मंजर आम पर आ गई। थैंक्स टू ट्विटर, थैंक्स टू सोशल मीडिया, बिल्कुल ये मंजर आम पर आ गई और जिससे हमें पता चला कि वहां पर अभी तक जो है किस तरह का सलूक रवा रखा जाता है माइनॉरिटीज के साथ। इससे ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, ना बल्कि जिस तरह आपने बताया अभी कि इंग्लैंड में भी ये कुछ इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ महंगाई के तौर पे। कोरोना जो था, उस पहले लोग जो थे वो एक हेल्थ की वजह से दवाई की तरफ जाना चाह रहे थे, फिर जब लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ, कुछ हालात बेहतर होना शुरू हुए, तो फिर ये इस तरह के अमेरिका में जो है सूरत हाल पैदा हो गई। तो इससे ये होता है कि कोरोना जो है, ये वायरस जो है, ये ना सिर्फ हमें मॉरली, सोशली, रिलीजियसली बल्कि अब साइकोलॉजिकली भी जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू हो गई है। जी, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जब ये 26 फरवरी को पहला केस आया तो सिंध की हुकूमत ने एकदम लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन किया भी, पंजाब ने भी किया। अच्छा, उस वक्त तो अभी इतने केसेस नहीं आते, जब एक महीने में भी 30,000 केसेस आ गए हैं और पिछले 2 दिन में 10,000 केसेस आ गए। अब इस वक्त ज़रूरत है कि वो वाले मेजर लिए जाते जो उस वक्त लिए थे, लेकिन अब हालात इस किस्म के नहीं हैं। मईशत इस हद तक डिटेरियोरेट हो चुकी है, आम आदमी का इतना नुकसान हो चुका है कि वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए कि इस जो वबा के असरात हैं उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करने में क्या मदद जो है हुकूमत लोगों को दे सकती है? देखिए नईम साहब, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो कि हम आजकल सवाल भी सुन रहे हैं कि भाई तेल की कीमत कम हो गई तो महंगाई अभी तक क्यों ज्यादा है? हमेशा वो एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि एक प्राइस टेकर होता है और एक प्राइस सेटर होता है। अब इस सूरत हाल में जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट नहीं कर पा रही चीजों को। अब हुकूमत यहाँ पर प्राइस सेटर की जगह प्राइस टेकर बनी हुई है। बिल्कुल। अब मैं आपको इस तरह की एग्जांपल देती चलूं कि अगर फॉर इंस्टेंस तेल की कीमत 10 थी और कोई अपनी अशिया जो था वो ट्रेड यूनियन वाले या फार्मर यूनियन या कॉमर्स यूनियन जिस आप देख लें, वो अपनी अशिया जो है 12 रुपए की बेच रहे थे,
तेल महंगा हुआ 12 रुपए का तो उन्होंने अपनी अशिया 15 की कर दी। अब यहाँ पे तेल हो गया 8 का, लेकिन अशिया की कीमत हो गई 20 रुपए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये जो है ये रेगुलेशन का मसला है। अगर आप इकोनॉमिक्स के उस पे देखें, बिजनेसमैन विल ऑलवेज गो फॉर प्रॉफिट। बिल्कुल अब कोरोना की वजह से जो है बड़ा मुश्किल वक्त है, हमें समझना चाहिए। हमारे जितने भी ये ट्रेड यूनियन है, फार्मर यूनियन है, कॉमर्स यूनियन है, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए कि प्रॉफिटियरिंग की तरफ मत जाए। मुनाफाखोरी से कोई मसला हल नहीं होगा। ये इस तरह का हालात, संगीन हालात हैं कि जिसमें हम लोग घिर चुके हैं। तो हम सबको साथ मिलके चलना है। और हुकूमत को मैं सिर्फ एक ही ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज जो अपनी रेगुलेशन है इसको ठीक करें, इसको बेहतर करें। अभी पीएम हुकूमत तो अपने मसाइल में है ना, अपने मसाइल में घिरी हुई है। उनको तो कभी किसी को निकालना है, किसी को रखना है। जो मैनेजमेंट है, जो गुड गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर हैं, डीसीज हैं, पुलिस है, एसएसपीज हैं, ये चीजें तो उनके देखने वाली हैं, मार्केट कमेटियों के देखने वाली है, रेगुलेटर्स के देखने वाली है। बिल्कुल, यूर राइट। अभी पीएम ऑफिस से मेरे ख्याल से कोई इस तरह की समरी भी निकली है कि उन्होंने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि रेगुलेशन का मसला है। उन्होंने फिर लोगों को, जो जितनी भी इंतजामिया, उनको इस बात पे कहा है कि आप जरूर इसको रेगुलेट करें सही तरीके से, वरना महंगाई तो बढ़ती रहेगी। अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि देखिए तेल की कीमत गिर गई है, हम महंगाई को कम कर सकते हैं, कोरोना को भी हम एक साइड पे लेकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, कोरोना के केसेस बढ़े क्यों? हम लोगों को पता था कि मई और जून में केसेस बहुत ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल पता था। हम लोगों ने ऐसे इकदाम किए कि जी हमने लॉकडाउन को बहुत ईज कर दिया, लोग ईद की शॉपिंग करने लग गए, सब लोग खुल गया, किसी ने फिर वो गुर्बत वाली बात तो नहीं ना। इस वक्त आपका तेल का जो 1 लीटर है वो पेप्सी की बोतल से भी सस्ता है और पानी की बोतल से भी सस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस किस्म के हालात होंगे और फिर जिस तरह लोगों ने ईद पे शॉपिंग की और कहा जा रहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी को खतरा है, तो आम आदमी की ज़िंदगी के बजाय जो बेटर लिविंग स्टेटस के लोग थे उन्होंने जाके दुकानों के ऊपर ऐसी तोड़ फोड़ की शॉपिंग करने में कि जैसे ज़िंदगी में हमने दोबारा शॉपिंग ही नहीं करनी। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? आपका कल्चर ही आपको अलाउ नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने अपने कल्चर को बनाई इस तरह करिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानों के बाहर, जिसकी तस्वीरें गर्दिश करती रही सोशल मीडिया पर। हम लोग देखते रहे। अब जरूरत यहाँ पे इस अमल की है कि ठीक है हुकूमत इकदाम करेगी, इंतजामिया भी काम करेगी, लेकिन हम अपने आप को खुद किस तरह तब्दील करेंगे। हमें पता है कि ये बहुत मोहलिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, ना कोई वैक्सीन अभी तक इसकी आई है। अगर वैक्सीन इसकी अक्टूबर में आ भी जाती है तो उसको काम करने के लिए 8 महीने और दरकार होंगे। बिल्कुल बेशक जी। तो ये बात हम समझ ही नहीं रहे कि किस संगीन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। हम खुले आम फिर रहे हैं, यहाँ तक के जो ऑफिस में लोग जा रहे हैं वो हर तरह की SOPs फॉलो कर रहे हैं और उनको हर महीने कहा जाता है कि आप अपना कोरोना टेस्ट कराएं इन ऑर्डर टू सिक्योर योरसेल्फ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आम को देखें तो ना उनको इतना शऊर है। और यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगी, बेशक हम लोग टीवी पे जो है पैगामात चला देते हैं कि कोरोना से यूं बचा जाए, लेकिन जो फार फ्लंग इलाके हैं, जिसमें छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हो गए जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता। देखिए वहाँ लोग मास्क खरीदना या इसकी SOPs को पे अमल करने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं। और दूसरी बात ये नहीं सर, मैं आपको अपने गांव की हालत बताऊं कि वहाँ पर लोग जो है खुले आम ईद पर मिले हैं, तरावियां भी, नमाजें भी बड़े तरीके से हुई हैं, सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से हुआ है। और उसके बाद वहाँ पर अमवात का सिलसिला भी ज्यादा हो गया और किसी को नहीं पता कि ये कोरोना की वजह से है। वजह यही है कि जब तक हम SOP पे अमल नहीं करेंगे और जब तक अपने कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, मामला बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन जी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बार बार एक ही बात कही जा रही है, TV पे भी कंपेन की जा रही है, हम भी बार बार हर प्रोग्राम में एक ही बात कहते हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है और खदशा है कि पाकिस्तान में ये कोरोना केसेस की तादाद कई लाख हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इसको अकेले हैंडल कर सके। आवाम का इसमें साथ चाहिए, आवाम की कोऑपरेशन चाहिए और अपने आप पर खुद पाबंदी लगें। आप अपने डॉक्टर खुद बने, आप खुद एहतियात करें, तो यही एक वाहिद हल है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बिजनेस कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मियां जाहिद हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस फोरम के चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियां जाहिद साहब। जी जनाब, वालेकुम सलाम।
सर कोरोना के केसेस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 4000 परसों हुए थे, 4139 आज हो गए हैं, आवाज भी बढ़ गई है। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ताजर बरादरी अपनी जगह बहुत परेशान है। मुल्क की मैशत का पहिया बिल्कुल रुक गया है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? हम इस वबा से अपने कारोबार को, अपनी मैशत को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बात यह है, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। दूसरी बात, अब आपका जो सवाल है वो ये है कि जी हम इस नहज पे आ गए, इस दुराए पे खड़े हैं कि या भूख से मरें या बीमारी से मरें। जी बिल्कुल। और जाहिर है कि हम मरना कोई ऑप्शन नहीं है, ना भूख से मरने का ऑप्शन है, ना बीमारी से मरने का ऑप्शन है। जी। तो अब उसके लिए जो पहले 15-20 दिन थे, 3 हफ्ते थे, अगर उसमें प्रॉपरली लॉकडाउन हो जाता जी तो शायद हम इस पोजीशन में होते कि जो बीमार लोग होते उन्हें अलग करके क्वारंटाइन करते जी और बाकी लोगों को हम डिसइंफेक्शन करके और उन्हें कहते जी अपनी लाइन, अपने कारोबार पे चले। तो उससे हमारी बीमारी भी कवर हो जाती और मईशत भी कवर हो जाती। जी। लेकिन उस वक्त हमने प्रॉपर लॉकडाउन किया नहीं जी और संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। जी अब आज जहां हम खड़े हैं 2 महीने के बाद, जी जी तो ना खुदाई मिला ना वसाले सनम। जी। और अब हम बात यह है कि इस वक्त गालबन 70,000 से ऊपर पेशेंट 76,000 80,000 हो गए, 80,000 क्रॉस कर गए। 80,000, ठीक है ना जी। और जो अमवात हुई है वो भी 1700 से क्रॉस कर गई। 1700, और उसमें साथ साथ बड़े आप देखें नामवर लोगों की शहादतें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े लोग जी, MNA, MPAs, मिनिस्टर, सिंध के मिनिस्टर की शहादत हुई है। जी बिल्कुल। और बिजनेसमैनों में भी बड़े बड़े लोगों की इसमें जो है ना शहादतें हो रही हैं। और बीमार है बहुत सारे। बिजनेसमैन की तो अगर बीमारी इसकी वजह से हो जाए उसका तो डबल नुकसान है ना। एक तो वो क्वारंटाइन हो गया, दूसरा उसका बिजनेस भी क्वारंटाइन हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो बात यह है कि अब आज की डेट में हम अब मजीद लॉकडाउन तो कर नहीं सकते, इसलिए कि हमारी एक तरफ हम यानी इंसान वेंटिलेटर पे है, दूसरी तरफ मईशत भी वेंटिलेटर पे है। तो अब हम मजीद लॉकडाउन तो कर नहीं सकते। जी। अब SOPs के तहत अगर हम चलें और उसको वाकई उस पर अमल दरामद करें तो फिर शायद इसमें हम दरमियान का रास्ता है कि जिसमें हम मईशत भी बचा लेंगे, जान भी बचा लेंगे। जी। और वो SOPs के लिए बात यह है कि ना तो हमारी गवर्नमेंट संजीदा है जी और ना पब्लिक संजीदा है। जी बिल्कुल। उस चीज को जितना सीरियस लेना चाहिए उतना सीरियस लोग ले नहीं रहे। मतलब हर एंड पे, चाहे मैं खुद अपनी बात करूं जी, तो कोई भी इसको सीरियस उस तरीके से ले नहीं रहा। जी। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो खैर अब एक मेडिकल का मसला है कि लोग उसको सीरियस लें और अपनी जान बचाएं, जान की हिफाजत करें। जी जी। अब जहां तक मईशत का ताल्लुक है तो अब मईशत में आप देखें कि रोज बरोज हम वो भी वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। जी। उसमें नो डाउट कि हुकूमत ने 1400 अरब रुपए का पैकेज दिया और उसमें उसको जंप स्टार्ट करने की कोशिश की। जी। लेकिन अब जो सिचुएशन है महंगाई की, अगर आप देख लें तो इस वक्त जो लेटेस्ट इसमें आदाद-ओ-शुमार आए हैं 11.2% बता रहे हैं शहरियत वाले। जी हाँ, 11.2%। मेरे पास फिगर आई है 9.5%। जी। अच्छा, इसी तरीके से अब लॉकडाउन की वजह से हमारा सप्लाई चेन का जो सिस्टम है ये पिछले 2 महीने से डिस्टर्ब है, वो मुकम्मल तौर पे वो टूट चुका है। जी। और मिलें जो है वो बंद थी और बंद होने के बाद अब जो चलना शुरू हुई है तो सप्लाई, उनकी सप्लाई चेन उनको वो नहीं मुकम्मल हो रही। ठीक है ना। तो मिलों को भी तो पीछे सप्लाई चेन चाहिए, बिल्कुल। तो वो भी डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, फिर आप देखें आटे का बोरान जो है वो, गंदम की शॉर्टेज हो रही है, बिल्कुल, आटा महंगा हो रहा है। जी। और अगले महीने 20 दिन में आप देखिएगा कि आटे की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। जी, अभी भी आटा जो है 500 रुपए जो है ना वो बढ़ गया है फी 20 किलो। बिल्कुल बढ़ गया। और मैंने बल्कि उस पर कल स्टेटमेंट भी दिया था, सिर्फ अखबारों में छपा है और चैनल पे भी चला है। अब उसमें बात यह है कि ये आटे की महंगाई जो है ना ये तो टोटली मिसमैनेज्ड है। जी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई शॉर्टेज हो गई है या कोई आसमानी सुल्तानी बात हो गई है। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। इसमें बात यह है कि जो हमारे पास गंदम की शॉर्टेज हुई है तो उसके लिए हम ये कर सकते थे कि गंदम फौरी तौर पे इंपोर्ट कर लेते। दुनिया में गंदम कोई महंगी नहीं है, सस्ती है। जी बिल्कुल। वो इंपोर्ट करते तो एटलीस्ट यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्टेज को देखते हुए जखीरा अंदोजी कर ली है और उसकी वजह से मसनूई बहरान पैदा कर दिया है। इस वक्त जो बहरान है ये मसनूई है। देखिए, गवर्नमेंट ने भी क्रैकडाउन तो किए आटे वालों पे, उन्होंने कहा जी आप काफी उन्होंने उसको रोका भी है। लेकिन प्रॉब्लम जाहिर साहब ये है कि हमारी जो आटे, जो गंदम की जो क्वांटिटी शो हो रही है, एक्चुअली वो गोदामों में तो गंदम है ही नहीं। या उसके लिए देखिए लोगों ने होर्डिंग कर ली है। इस वक्त जो गंदम है अवेलेबल मुल्क के अंदर वो भी लोगों ने छुपा ली है।
अच्छा, अब उसका दो तरीके हैं। एक तो यह है कि जो छुपा ली है उसको आप ढूंढें जी बिल्कुल और उसके लिए क्रैक डाउन करें, जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक, वो भी लेट कर रही है। पहले छुपने क्यों दी आपने, जी ठीक, अब छुप गई तो आप उसको ढूंढ रहे हैं। जी तो दूसरा, एक तो ये तरीका है कि उसको ढूंढें और क्रैक डाउन करें, जी और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप उसके लिए गंदम इंपोर्ट कर लें। जी तो अगर आप गंदम इंपोर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जिन लोगों ने छुपाई हुई है वो उसको बाहर ले आएंगे, जी क्योंकि बिल्कुल, उसको अंदर बेच देंगे। रख के कीड़ा तो नहीं लगवाना उन्होंने। जी तो लिहाजा गवर्नमेंट के ये जो एक्शन होते हैं इंतजामी किस्म के, उसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। जी इनको तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड का तरीका इख्तियार करना चाहिए। जी आम कमर्शियल इंपोर्टर को इजाजत दे दें गंदम इंपोर्ट करने की, और इनको जो फ्लावर मिल्स हैं उनको इजाजत दे दें कि जी वो अपनी गंदम इंपोर्ट कर लें। जी तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये बहरान जो है वो सबसाइड हो जाएगा। जी लेकिन अगर ये इंतजामी तौर पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। जी तो खैर, महंगाई की आपने वजह पूछी तो मैंने बताया कि आपको ये महंगाई हो गई, जी चीनी महंगी हो गई। चीनी देखे, चीनी का बहरान है। चीनी कहते हैं जी 50 रुपए किलो थी आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब 90 रुपए किलो, शायद 100 रुपए किलो भी हो जाए। तो ये जी। सारी जो सूरत हाल है सर, आप चूंकि हम बिजनेस कम्युनिटी के, आप हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो इस वक्त ख़ास तौर पे एसएमबी सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल। डिपेंडेंट है दोनों साइड पे। हाँ। एक तो वो बड़ी सनतों पे डिपेंडेंट है कि वो उससे माल लें, एक वो नीचे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसकी बात की है उस पर डिपेंडेंट है, और दोनों चीज़ें इस वक्त जो है ना फिजल आउट हो रही हैं। तो इस वक्त हमें क्या ऐसे इकदामात उठाने चाहिए बिजनेसमैन को भी, हुकूमत को भी, क्योंकि हुकूमत भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रही जिसके ऊपर को कंक्रीट किसी किस्म की पॉलिसीज सामने नजर आ रही हो। या मैं गुजारिश ये करता हूँ कि देखें, जो आपने बात की है, बड़ी बेहतरीन आपने सवाल पूछा है। मैं इसका एक मुख्तसर जवाब आपको ये दे देता हूँ कि हुकूमत इस चीज को मैनेज नहीं कर सकती बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स। इसके लिए आपको इकोनॉमिक मीन्स इस्तेमाल करने होंगे, जी और इकोनॉमिक मीन्स ये हैं कि आप बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पैर खोलें, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां उनके ऊपर से हटाएं, जी शनाख्ती कार्ड की पाबंदी उनके ऊपर से हटाएं, जी 5 सेक्टर्स को जो जीरो रेटिंग आपने बंद की थी, 1125 जीरो रेटिंग या 1125, जी उनकी जीरो रेटिंग खोलें। जी अभी फिलहाल 1-2 साल के लिए ऑडिट वगैरह बंद करें, जी और बिजनेस कम्युनिटी को फ्री छूट दे दें कि भाई आपने रोजगार देना है लोगों को। एक टास्क दे दें बिजनेस कम्युनिटी जी को कि लोगों को रोजगार दें, कि जो बंदा, जो बिजनेसमैन जो कुछ कर सकता है उसको बोले भाई तुम्हारा कोई ऑडिट नहीं होगा, जी कोई चेकिंग नहीं होगी, तुम्हारा कोई हाथ, तुम्हारे दफ्तर में कोई बंदा नहीं आएगा सरकारी, जी तुम्हें कोई नोटिस नहीं आएगा, जी तुम कारोबार करो और लोगों को रोजगार दो। जी उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके लोग काम करेंगे, जी ये जो डर और खौफ की फिजा है ये खत्म होगी। जी हर आदमी जो है वो भागदौड़ करके अपने कारोबार को स्टैंड करेगा। जी जब वो अपने कारोबार को स्टैंड करेगा तो 100-200 लोगों को साथ में एम्प्लॉय भी करेगा। जी बिल्कुल, तो यूं आपके मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई और इसका जो बुहरान है वो खत्म होगा। जी और लोग अपना अपना देख लीजिएगा कि रास्ता पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है जी कि बिल्कुल, जब आप लोगों को फ्री छोड़ते हैं तो लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जी तो बिल्कुल, इस वक्त बात यह है कि हमें खौफ ये होता है कि कोई दाएं से ना आ जाए, कोई बाएं से ना आ जाए, कोई पीछे से ना आ जाए। जी तो 1-2 साल के लिए सारी की हर किस्म की चीजें खत्म करते हैं, इस 2 वक्त साल के बाद फिर शुरू कर लें जो भी शुरू करना है। इस वक्त जो सिचुएशन है जो आपने जिस तरफ इशारा किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त तो सबसे अहम है वो रोजगार देने की बात हो रही है। हमने ये साल 2 साल सिर्फ सरवाइव करना है। अगर हम लोग ये साल 2 साल सरवाइव ही कर जाए बिजनेस कम्युनिटी, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में दोबारा सर उठाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन मैं गुजारिश हुकूमत- करूं आपसे, इस वक्त 1,80,00,000 लोग आपके बेरोजगार होने जा रहे हैं। जी 1 करोड़ 80 लाख जी जी अच्छा, कोविड से पहले जो सिचुएशन थी मार्च के महीने में, जी वो तकरीबन 30-40 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो रहे थे। जी बिल्कुल, अब वो फिगर बढ़ के 1,80,00,000 यानी उसको 6 टाइम्स उससे इंक्रीज कर गई है, जी बिल्कुल, और आगे जाके और बढ़ जाएगी। जी आपका जीडीपी जो है जो कि 1.5 प्लस में होने जा रहा था, जी वो माइनस में चला गया 1.5 माइनस में चला गया। जी ये इतनी खौफनाक खबरें हैं जी कि जिसमें हम चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि अवाम को खौफ ना बेचें, उम्मीद बेचें। उम्मीद बेचे, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब उम्मीद बेचने के लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से दस्ता ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपनी सूबाई हुकूमतों से भी, जी कि खुदा के वास्ते बिजनेस कम्युनिटी को आजाद करें, जी उन पे ट्रस्ट करें। जी जैसे कायदे आजम ने उन पे ट्रस्ट किया था और उन्होंने पहले महीने की तनख्वाहें बिजनेस कम्युनिटी ने पे की थी जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी को। जी जी आज आप बिजनेस कम्युनिटी को खोल दें, आपको कोई पैकेज देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जी और दूसरी बात ये भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेट बैंक ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई
बनाई है, जी मैं सल्यूट करता हूँ गवर्नर स्टेट बैंक को। जी लेकिन उसमें उलझन क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक उसमें जो नीचे आके प्रॉब्लम्स और हर्डन और छोटी छोटी जो उसमें है ना फाइन ट्यूनिंग के जी मसाइल, जिसकी वजह से एसएमई सेक्टर जिसकी अभी आपने बात की, जी एसएमई सेक्टर उन तमाम तजावीज से या जो स्टेट बैंक ने जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं जी उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, जी क्योंकि लोग जो है उनको जाते हैं बैंकों में जी तो बैंक उनसे कोलेटरल मांगते कोलेटरल हैं। मांगते हैं, बिल्कुल अच्छा, अब वो कोलेटरल कहाँ से दे? जी अच्छा, अब स्टेट बैंक ने कहा जी 5 मिलियन तक बैंक अपनी स्वाबदीद पे लोन दे सकते हैं, जी मगर बैंक देते नहीं है। जी नहीं देते अच्छा, अब वो। उसमें हमाद अजहर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने 40% तक कहा कि जी वो रिस्क हम टेक ओवर करेंगे, जी तो बाकी 60% फिर वो बैंक नहीं मानते। जी तो मैंने ये कहा था गवर्नर स्टेट बैंक से भी और हमाद अजहर साहब से भी, आपके प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि बाकी 60% जो है उसके लिए चेक को एज कोलेटरल मान लें, ये शख्सी जमानत ले लें किसी की। शख्सी जमानत ले लें या उसी बंदे का चेक ले लें, क्योंकि जी। चेक जो है ये जी। आजकल क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर बिल्कुल बिल्कुल 489 एक्ट में आता है ये। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, तो चेक से बड़ी तो कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल तो आप उसको चेक को एज गारंटी मांग लें, एज कोलेटरल मान लें। जी तो आप ये देखिएगा कि अगर 5 मिलियन तक आप लोगों को ऑन चेक देना शुरू कर देंगे जी तो कल से परसों से लोगों को रोजगार बनना शुरू हो जाएगा जी बिल्कुल और लोग पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो एकदम आपके ऊपर जो महंगाई और जो मुफ्तारी है ना, जी जी और लोग खौफ का शिकार है, जी लोग अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर देंगे। 5 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है एक आम आदमी के लिए अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए। बिल्कुल और एक चीज गुजारिश करूं कि मेरे पास वुमेन चैम्बर की ख्वातीन कल आई थी जी और पूरे पाकिस्तान से 11-12 चैम्बर है जी और उनमें तकरीबन 3-4 हजार ख्वातीन जो है वो वुमेन बिजनेस वुमेन है, जी वो बिजनेस करती हैं और वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जी बिल्कुल। उनके पास पैसे मेरी नहीं बात हुई है, मेरी बात 3-4 कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर जी। की ख्वातीन जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई है जी। और वाकई वो बहुत परेशान है। हाँ, अब वुमेन के लिए इन्होंने स्टेट बैंक ने स्कीम बनाई हुई है 1.5 मिलियन वो ले सकती हैं बैंक से लोन। जी अच्छा, लेकिन उसमें भी अगेन और वो 5 साल के लिए है, जी लेकिन उसमें भी कोलेटरल की प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल। तो वो कोलेटरल ख्वातीन कहाँ से ला के देगी? हाँ जी, उनके तो उसमें भी बैंक, बात- कईयों का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। हाँ, अच्छा, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि यानी स्कीम में ये लिखा हुआ है जी कि वो शख्सी जमानत पे भी 15 लाख रुपया दिया जा सकता जी है, बिल्कुल अगर वो शख्सी जमानत बैंक नहीं मानते। जी तो बात यह है कि जब ये एक इतनी बड़ी मुश्किल में पाकिस्तान फंस गया है और जी। इतना बड़ा ये एक जंजाल है, जी इसमें तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो है इन ख्वातीन को पैरों पे खड़ा करे, स्मॉल बिजनेसमैन को पैरों पे खड़ा करे, जी ये कोलेटरल की पाबंदियां हटाएं, उनके अपने जाती शख्सी चेक के ऊपर उनको देना शुरू कर दें। जी तो आप देखिएगा कि इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल मैं कहता हूं कि 40% खा भी जाएं लोग, मर भी जाएं, डूब भी जाएं जी गवर्नमेंट जी के पैसे, बिल्कुल तो भी आप देखिएगा कि मुल्क में एक बहुत बड़ा इक्तिसादी इनकलाब आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए हम हुकूमत को चाहिए कि फौरी जी। तौर पे इस किस्म की असिस्टेंस दे। अच्छा, प्राइवेट स्कूल की मैं आपसे गुजारिश करूं, जी। मेरे पास अभी ऑफिस में बैठे हुए प्राइवेट स्कूल जी एसोसिएशन मेरी बात हुई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य से, जी। कराची से मेरी बात हुई हाँ। थी। जी, इसी तरह रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं, जी अब उसमें इन्होंने हमाद अजहर साहब ने बड़ी अच्छी स्कीम दी है, जो कि एक तरफ 5 KW के तक उन्होंने कहा कि बिजली का बिल नहीं देना, जी दूसरी तरफ 70 KV। जी। वो 70 KV की बजाय वो अगर 150 या 200 KV तक को भी उसके इंक्लूड कर लें, कमर्शियल की बात amount कर वो रहे वही हैं। रखें। नहीं, जी। मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रहा इंडस्ट्रियल हूँ। की बात कमर्शियल कर रहे हैं। उन्होंने 5 KV रखा है जी और इंडस्ट्रियल में उन्होंने 70 KV रखा है। जी वो जो 5 KV है उसको कर दें 25 KV जी और दूसरा जो है 70 KV उसको कर दें वो 200 KV। बिल्कुल जो अमाउंट इन्होंने देना है 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख जो भी देना है, अमाउंट उतना ही कैप कर देंगे भाई, चाहे आपका 200 KV हो, हमारी असिस्टेंस आपको इतनी मिलेगी। बिल्कुल अमाउंट तो उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, जी लेकिन लोग उसमें ज्यादा वाइड हो जाएगी उसकी रेंज, जी तो लोग उसमें ज्यादा इंक्लूड हो सकेंगे। जी जी तो इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री भी चल जाएगी, बिल्कुल आपके स्कूल भी चल जाएंगे। जी। स्कूल वालों का भी एक अलमिया है कि अगर आप जरा अंदाजा लगाइए जी कि आपके अगर ये 50% प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि हर स्कूल तो इतना फ्लरिश नहीं करता ना जी बिल्कुल और इतना लेविश नहीं होता, जी। तो अगर आपके स्कूल 50% बंद हो जाए जी तो अगले 15 दिन बाद या महीने बाद जब आप स्कूल खोलेंगे जून में या जुलाई में, जी तो बड़ा प्रॉब्लम हो बच्चे कहाँ जाएगा। जाएंगे? जी बिल्कुल, कहाँ जाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट
ये आपको उस वक्त अंदाजा होगा कि ये हम क्या कर बैठे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। देखिए सर, अभी पूरी दुनिया जो है वो इससे मुश्किल का शिकार है। अब अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, वहाँ इस वक्त सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। दुनिया एक बदलने जा रही है। इस कोविड ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यहाँ 2-2 महीने लोगों को गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि अगर लिबरल पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट करे, और ये जो आपके जितने भी महकमे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रियाँ जो है ना, अगर इकट्ठी वन विंडो ऑपरेशन करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अगर फ्लरिश हो जाए पूरे पाकिस्तान में, ये आप अलाउ कर दें कि इन्वायरमेंट की इजाज़त है, जहाँ भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप लगाएं, तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तमाम मिनिस्ट्रीज को बुला के और उनको ये कह दें कि आज से आपका रोल है फैसिलिटेट करना लोगों को, कि वो लोग अपना कारोबार करें, अपने पैरों पे खड़े हों। एक टास्क दे दे उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लगा दे उनका। हाँ, ये जो है ना उनकी मतलब आर्म ट्विस्टिंग करने वाला रोल, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, मुश्किल बांधने वाला रोल, ये जो मिनिस्ट्री वो कहती है ना, मिनिस्ट्री का जी मेरी आप कश्ती चलाते हैं तो मेरी लहरें हिलती हैं, तो आप कश्ती बंद करते हैं ताकि मेरी लहरें गिनने में फर्क ना आए। जी जी। तो उस किस्म की टास्क जो है वो खत्म करे। आपकी इस बात से मुझे एक बार याद आ गई कि जब जरदारी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट किया चार्ज लिया था एज ए मिनिस्टर, तो मैं वहाँ विजिट करने गया, तो मेरे कोई लोग जानने वाले, तो मैंने कहा ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसका इन्होंने चार्ज लिया। तो कहा कि जी पाकिस्तान जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसका एनओसी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जारी करेगी। जी जी बिल्कुल। तो आज वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाले जो लाइसेंस जारी करते हैं जी, वो 3-3, 4-4 और 6-6 महीने बल्कि बाद ऐसे हैं कि जो 1-1, 1.5 साल भी लाइसेंस इशू नहीं हो रहे। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि वो वही बात है कि भाई आपकी अगर कश्ती या जहाज चलेगा समुद्र में तो हमारी लहरें डिस्टर्ब होंगी, तो आप जहाज बंद करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये तमाम मिनिस्ट्रियों को ये टास्क दें प्राइम मिनिस्टर के, जी आपका काम है कि आप इस काम को चलाएं। रज़ाक दाऊद साहब एक ऐसे मिनिस्टर हैं कि मैं उनको जब भी फोन करता हूँ वो फोन उठाते हैं जी, और फोन उठा के वो मसला सुनते हैं और देन एंड देयर उसी वक्त अपने स्टाफ को बुला के उसको इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं जी, और मुझे कहते हैं कि जी कल आप 10 बजे फोन कर लें, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वरना स्टेट बैंक को अप्रिशिएट करता हूँ कि रात 2 बजे भी वो अपना व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं और उसका सुबह 9 बजे 10 बजे उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर जैसे लोग चाहिए, रज़ाक दाऊद साहब जैसे लोग चाहिए जो फौरन फोन उठाए। वजीर दाखिला से मैंने फोन किया, उन्होंने फौरन फोन उठाया और उन्होंने उसको फौरन रिस्पॉन्ड किया। तो अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो मार्कअप की आपने बात की थी कि पॉलिसी रेट जब आया तो अभी ने सिर्फ 1% कम किया, जबकि आप सब पूरी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की फेडरेशन और चैम्बर्स भी कह रहे थे कि कम से कम 4% जो है ना और कम करना चाहिए था। अब अभी तक तो कोई खाता खास में कोई तब्दीली नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जून से पहले कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, इस महीने के एंड से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में कोई फर्दर कमी आप करवा सकते हैं पॉलिसी रेट में? देखिए इस वक्त पॉलिसी रेट जो है वो 8% है जी। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि और जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट आ रहा है ये मेरे हिसाब से तो 9.5 आ रहा है। आपने मुझे 11.2 बताया। वो तो सर मैंने महंगाई की शरह की बात की थी। महंगाई की शरह जो है पॉलिसी रेट के साथ लिंक होती है जी। अब बात यह है कि अगर इसको 9.5 मान लें जी और हमारे पास इस वक्त जो पॉलिसी रेट है वो 8% है, ठीक है जी, जबकि मेरा अपना मानना यह है कि ये 5% होना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक जो असूल है इनके प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक तो वो कहते हैं कि जी 8% भी हमने बल्कि उसमें और कम कर दिया है, हमें 9% होना चाहिए जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है जी इसको ज़हन में रखते हुए हमें चाहिए कि फौरी तौर पे मार्कअप को 5% पे लेके आए जी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू, डॉलर भी तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आज 166 पे डॉलर पहुंच गया है। आप देखें ये भी तो एक नुकसान हो रहा है क्योंकि जो हॉट मनी थी वो सारी निकल गई है इस मार्कअप रेट के कम होने की वजह से। यहाँ डॉलर जो है ये पिछले 5-6 दिनों में तो 3.5% के करीब एप्रिशिएट हुआ है जी, और ये भी डॉलर और मजीद ऊपर जाएगा जी, लगता है। बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो हमारे सर पे खड़ी हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हमारी बैठ गई है और हॉट मनी जो हमारे मुल्क में आई थी रेट ज्यादा होने की वजह से बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो भी तो रेट कम होने से बाहर चली गई, उसकी वजह से भी डॉलर तो जानी ही थी। देखें वो तो एक परिंदा था, उसने उड़ के जाना ही जाना था जी, बिल्कुल। वो तो हमने सिर्फ अपनी रोजी पिक्चर बना ली थी, उसकी वजह
वजह से, जी लेकिन एक्चुअली वो रोजी पिक्चर थी जी। नहीं, वो बबल था, वो निकलना ही था, वो निकल गया। जी अब बात यह है कि हम कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। जी हमें अपने पैरों पे खड़े करने के लिए ये आपका जो बिजनेसमैन है, ये आपका जो कारपेंटर है, ये आपका जो ये जितने भी स्किल्ड लोग हैं, प्लम्बर है, नाई है, ये जितने भी लोग हैं और बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है, ये रेडी वाला इंडिजिनस है। जो हमारी इंडिजिनस डेवलपमेंट है, हमारी इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है, हम उसको कैसे बेरोजगार लाके अपनी आवाम की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। आने वाला वक्त तो हमें कहीं ना कहीं अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखें, लोकल इंडस्ट्री हमारी बेस करती है हमारे एग्रीकल्चर पे। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर में आप देखें तो हमारी जो इस वक्त जो कॉटन में परफॉर्मेंस है ग्रोइंग में, जी वर्स्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत कम हुई है इस दफा वीट में आप देखें, वीट में वर्स्ट परफॉर्मेंस है। जी और इसमें आप देखें फिर आगे लोकस्ट का जो हुआ है जी अटैक, बिल्कुल बिल्कुल उसमें लोकल हमारी अटैक। वर्स्ट परफॉर्मेंस है। जी। मुझे एक कल या परसों एक फार्मर का फोन आया था, जी उन्होंने कहा कि जी हमारी 80% खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। तबाह हो गई। जी जी मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस जगह पे सही मैनेजमेंट कर रहे हैं, जी किस चीज को हम फोरकास्ट करके और उसको सही तरीके से हैंडल करते हैं। बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो भी मैंने और आपने डिस्कस की हैं, जी ये वो सारी चीजें हैं जो कुदरत ने हमें अता की हैं अता की है। और हमने उनको जाया किया और है। हमने बड़ी पॉजिटिव बात की है और हम ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त के लोग इस प्रोग्राम को देखें तो जरूर इससे कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर अखज़ करेंगे जिससे आवाम का और बिजनेस कम्युनिटी का फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब हमसे बात करने का। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है और ये वाकई ऐसी गुफ्तगू है जिसमें अगर हुकूमत वक्त के लोग इसको देखें तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी जिससे आवाम का भी फ़ायदा होगा, बिज़नेस कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सदी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।